सरिता एक बहुत ही गरीब औरत थी। सरिता अपनी बूढ़ी सास रमा के साथ रहा करती थी। सरिता के पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था, इसीलिए अब सरिता ही अपना और अपनी सास रमा का ध्यान रखती थी। सरिता के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, इसीलिए वो दिन में लोगों के घर में काम करती और शाम को बाजार में मसाले बेचा करती। एक दिन सरिता अपनी मालकिन के घर काफी देर से पहुंचती है और काफी देर से आने की वजह से सरिता की मालकिन शालिनी सरिता पर चिल्लाते हुए कहती है, आज फिर लेट आई हो तुम। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं तुम्हें कि टाइम से आया करो। मालकिन वो समय से ही आ रहे थे, लेकिन अचानक से हमारी माँ जी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए थोड़ी देर हो गई। माफ कीजिएगा, आगे से मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान रखूंगी। तुम्हारे ध्यान रखने से क्या हो जाएगा? मेरे पति और बच्चे तो बिना खाए ही चले गए ना। अब इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो जितना जल्दी आने की कोशिश कर रही थी ना, उतना ही लेट हो गया। लेकिन आप साहब और बच्चों को खाना दे देती ना, क्या थोड़ी देर रुकने को बोल देती? वाह वाह, अब मेरे बच्चे और पति एक गरीब नौकरानी के आने का इंतजार करें। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं तो बस ये बोल रही थी कि मेरी वजह से उन लोगों को ऐसे ही जाना पड़ा। एक तो तू पता नहीं कौन सा मसाला डालती है अपने खाने में, सबको वही खाना चाहिए होता है। मैं कितना भी अच्छा बना दूं, लेकिन मुंह बनाते हुए मना ही कर देते हैं। मालकिन, वो तो हम वो मसाला खुद ही बना कर डालते हैं। खड़े मसाला हो या पिसा हुआ मसाला हो, सब हम खुद ही बनाते हैं। बिल्कुल साफ रहता है वो मसाला। रहने दे, फालतू का मसाले वाला खाना मेरे घर में मत बनाया कर। थोड़े दिन में सबको इसकी आदत लग गई है, आगे पता नहीं क्या होगा। चल जा, अब अपना काम कर ले। वैसे ही इतनी देर से आई है, अब तू बातें मत कर। जी मालकिन, अभी काम करके आपके लिए जल्दी से बढ़िया सा खाना बना देती हूँ। और हाँ, ये जो तू मसाला बनाती है ना, इसे अपने खाने में डालियो, हमारे में नहीं। पता नहीं कैसा कैसा होता होगा। ऐसे ही खुला बकवास सा मिलावटी मसाला इस्तेमाल करती है ना तू। नहीं मालकिन, ये बिल्कुल भी मिलावटी या बकवास नहीं है। आप खुद इस्तेमाल करोगी तो पता चल जाएगा आपको भी कि ये मसाला कितना अच्छा है। नहीं, मुझे नहीं इस्तेमाल करना तेरा बकवास मसाला। चल, अब बातें ही करती रहेगी या हाथ पैर भी चलाएगी? जाकर काम खत्म कर जल्दी से। तभी सरिता अपना काम करने लगती है। सरिता के हाथ के बनाए हुए मसाले में अलग ही स्वाद होता था। वो खाने में अलग ही जान डाल देती थी। लेकिन गरीब होने की वजह से शालिनी सरिता को हमेशा गरीब होने का ताना दिया करती। ऐसे ही सरिता के भी गरीबी के दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद सरिता शाम को बाजार में मसाले बेच रही थी। तभी वहाँ एक औरत आती है और बोलती है, बहन जी, कैसे मसाले दिए थे आपने पिछली बार? पिसे हुए मसाले ढंग से पिसे ही नहीं थे। बहन जी, आपको गलत लग रहा होगा। मेरे बनाए हुए मसाले तो बिल्कुल ठीक रहते हैं। अच्छा, आपका मतलब है क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यही बोलना चाहती हो ना आप? नहीं, मैंने ये कहाँ बोला। आप मेरा गलत मतलब निकाल रही हैं। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि आपने कहीं और से मसाले लिए होंगे तो वहाँ से ठीक नहीं मिले होंगे और आपको लगा होगा कि आपने यहीं से वो मसाले लिए हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ। मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपके यहाँ से ही मसाला लिया था उस दिन। पहली बार मैं इस तरफ से गई थी और आप यहाँ मसाला बेच रही थी, तो मैंने आपके यहाँ से यही सोच के ले लिया मसाला। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सारे मसाले खुद ही बनाती हूँ, इसलिए मसाले ढंग से ना पिसे, इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और रही बात खड़े मसालों की, तो आप खुद देख लो, यहाँ ही है सारे मसाले। अरे, अब तो आप खुद को बचाने के लिए मेरे ऊपर नाम लगा रही हो। अरे, मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपके यहाँ से ही मसाला लिया था। 4 लोगों को ऐसे ही पागल बनाती हो क्या आप? यहाँ बाजार में आप ये कैसा तमाशा बना रही हो? मैं किसी को पागल नहीं बनाती हूँ। अच्छा, तो बोल दो ना झूठ फिर से। अरे, जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने मसाला आपके यहाँ से लिया है, लेकिन फिर भी झूठ पे झूठ बोली जा रही हो। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को पागल बनाते हुए? सच में आप मेरा विश्वास करो, मैं क्यों भला ये चाहूंगी कि कोई मेरे मसालों के यहाँ आकर खराब बोले। मैं एक गरीब मसाले वाली हूँ, थोड़ा बहुत काम करके घर चलाती हूँ। खुद पर बात आई तो आंसू दिखा रही हो। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, 4 पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में मिलावट करने लगते हैं। औरत इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस औरत ने अब तक जितना तमाशा किया था, वो वहाँ के आसपास के लोगों को पता चल गया था। इसीलिए अब कोई जल्दी से सरिता से मसाले नहीं लेता था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन सरिता का मसाले बेचने का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। सरिता इन सब बातों से बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन सरिता परेशान होकर घर पर ही थी कि तभी उसकी सास रमा सरिता के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ बहू, तो इतनी परेशान लग रही है? सब ठीक तो है ना?
माँ जी, मैं जहाँ मसाले बेचती थी ना, वहाँ एक औरत आई थी। उसे पता नहीं किस बात की गलतफहमी हो गई कि उसने मेरे पास से मसाले लिए हैं और सारे मसाले खराब हैं। लेकिन उसने तुझसे मसाले सच में लिए होंगे ना फिर? माँ जी, मेरे 3-4 ग्राहक ही तो हैं जो मसाले लेने वाले हैं, और कभी कोई नया ग्राहक मसाले लेने आता है तो मुझे ध्यान रहता है, लेकिन उन्होंने नहीं लिए थे। मुझे पक्का यकीन है कि उन्हें कोई गलतफहमी ही हुई है। उन्होंने तुझसे कुछ बोला था क्या? हाँ माँ जी, बहुत बड़ा तमाशा बना दिया। जो लोग मसाले लेते थे अब वो भी नहीं आ रहे हैं। वैसे ही इतनी गरीबी है, खर्चे बढ़ रहे हैं, और एक काम जिसे मैं खुशी से करती थी वो भी नहीं चल रहा। कोई बात नहीं बहू, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसमें जब तेरी गलती ही नहीं है तो परेशान क्यों हो रही है? क्या पता भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मालकिन भी ताने ही देती रहती है और मसाले का काम ना के बराबर ही चल रहा है। मुझे तो सब सोच सोच कर ही डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। तू ऐसे हार मानकर बैठ जाएगी तो कैसे चलेगा? अब तक तो इतनी मेहनत कर रही थी ना, तो अब बस आगे भी कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, बस भरोसा रख। ठीक है माँ जी, मुझे अब खुद पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन आपकी बातें मुझे हिम्मत दे रही हैं। सरिता अपनी सास की बात सुनने के बाद फिर से मसाले बेचने के लिए चली जाती है। सरिता मसाले बेच रही थी कि तभी वहाँ वही औरत आती है और सरिता से कहती है, बहन जी, मुझे माफ करना, उस दिन मैंने आपके ऊपर बिना बात के ही चिल्ला दिया था। ये बात तो मैं आपको उसी दिन समझा रही थी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। दरअसल हमारी मसाले की फैक्ट्री है और हम वहाँ पर मसाला बनाकर बेचते हैं, लेकिन इस जगह आप एक गरीब मसाले के नाम से काफी फेमस थी और इसी कारण हमारे मसाले बिक नहीं रहे थे, इसलिए ये सब मैंने किया था। आपने अपने स्वार्थ की वजह से मेरा नुकसान किया। मैं जैसे तैसे करके अपना घर चलाती हूँ, दिन में लोगों के घर में काम करती हूँ और शाम को मसाले बेचती हूँ। एक गरीब का काम खराब करके आपको क्या मिल गया? शायद मुझे इसी बात की सजा मिली है। मैंने आपका काम बंद करवाया था ना, इसलिए हमारे मसाले की फैक्ट्री भी बंद हो गई, क्योंकि हम मिलावट वाला मसाला बेचते थे। आपको शर्म नहीं आती? एक तो पहले मेरा काम बंद करवाया और उसके बाद ये मिलावट। माफ कर दो मुझे, भगवान ने इसी बात की सजा दी है मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, इसलिए तो मैं आपके पास माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अब आपके माफी मांगने से क्या हो जाएगा? जो लोग मुझसे मसाले लेते थे उनका विश्वास थोड़ी बनेगा अब। इसलिए ही मैं आपके पास आई हूँ। हमारे पास सब है, लेकिन ईमानदारी नहीं, इसलिए काम बंद हो गया। आप जो मसाला यहाँ बेचती थी उसको पैकेट में बेच सकती है, जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसी बहाने आपकी भी मदद हो जाएगी और हमारी भी। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो मिलावट आप अब तक कर रही थी वो आगे भी तो कर सकती है ना? आपका शक जायज है, लेकिन अब जो आगे होगा वो आपकी ही देखरेख में होगा। सरिता उस औरत की बात मान जाती है और इस बार वो गरीब मसाले के नाम से पैकेट में मसाले भरकर बेचने लगती है। उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है और उसके हालातों में भी बदलाव आने लगता है। कोकिलाबेन पिछले 5 साल से दिल्ली के चांदनी चौक में 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने का काम कर रही थी। कोकिलाबेन के गुजराती खाने की चर्चा तो हर तरफ थी, खास तौर पर उनके थाली का ढोकला सबसे ज्यादा फेमस था। एक दिन पंजाबी कस्टमर कोकिलाबेन के हाथ की गुजराती थाली खाते हुए बोलता है, अरे बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, मजा आ गया खाकर। अरे 100 रुपये देने पे भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलता, आप तो 1 रुपए में दे रही हो। अरे मैं तो कहता हूँ ना, 1-2 रोटी और दे दो और ढोकले भी। लेना भाई लेना, तुम्हारे वास्ते ही तो बनाया है। आने पेट भर के खाओ और खा के खूब मजा करो। अरे नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है। इतना बोलकर वो कस्टमर पेट भरकर गुजराती खाना खाता है और कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। गुजराती थाली बेचने वाला बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। ऐसे ही एक दिन कोकिलाबेन की बहू हेतल अपने पति जिगर के साथ कोकिलाबेन से मिलने आती है। हेतल एक चालाक किस्म की औरत थी। शादी के थोड़े ही टाइम बाद हेतल ने कोकिलाबेन से अलग होने का फैसला ले लिया था। हेतल कोकिलाबेन के पैर छूते हुए बोलती है, जय श्री कृष्णा माँ जी, केम छो? मजामा, तमे केम छो? मजामा। कितने वक्त बाद तुमको देखा है, अच्छा लगा। वैसे भी अपने धंधे में किसी की मदद की जरूरत थी, अभी तुम दोनों आ गए हो, तो हेतल तू थोड़े दिन मेरे साथ मदद कर देना। कैसा काम माँ जी? आप कौन सा काम करते हैं? तुम लोगों के जाने के बाद ऐसे अकेली हो गई हूँ ना, तो फिर मैं 1 रुपए में लोगों को गुजराती थाली खिलाने का व्यापार शुरू कर दिया था मैंने।
अने कृष्ण भगवान की कृपा से व्यापार बहुत सरस चल रहा है। कल मैं तुम लोगों को लेकर जाऊंगी ना, तो तुम अपनी आंखों से देख लेना। ऐसे ही दोनों सास बहू बैठकर बातें करते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कोकिला हेतल को लेकर 1 रुपए में गुजराती थाली खिलाने वाले स्टैंड पर लेकर जाती है और हेतल को सारा काम समझाती है। पूरा दिन ग्राहकों की खूब भीड़ जमी रहती है। ये सब देखकर हेतल अपने मन में सोचती है, अरे वो तो मेरी सासू माँ के पास तो बड़ी चांदी है, लेकिन मेरी सासू माँ है तो पागल, खाना खिला रही है। अरे जिस हिसाब से सासू माँ की ग्राहक हैं और उनके हाथों में स्वाद है, इस हिसाब से तो ये हर दिन हजारों में कमाई कर सकती है, लेकिन ये तो बस 1 रुपए में ही खिला रही है। मुझे किसी भी तरीके से इनका ये व्यापार अपने हाथों में लेना होगा और फिर मैं करारे करारे नोट गिना करूँगी। किधर खो गई? कस्टमर को खाना सर्व कर, उधर ढोकला दे, इधर थेपला दे और सामने खांडवी और उधर जलेबी रखी है, वो भी सबको दे दे। कोकिला के कहे अनुसार हेतल सभी को खाना परोस देती है। कुछ दिन ही लगातार यूं ही अपनी सास की वो मदद करती है और ऐसे ही एक दिन उसकी तबीयत खराब होती है और हेतल अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल ना, क्या बात है? माँ जी, मैं कह रही थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो मैंने जिगर को आपसे दूर कर दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं चाहती हूँ कि अब से हम तीनों एक साथ रहें और मैं आपके व्यापार में मदद भी किया करूँ। अब आपकी इतनी उम्र हो गई है तो एक बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूँ, आपके बुढ़ापे का सहारा बनूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से आपका ये 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने वाला बिजनेस मैं संभालूं। हाँ, बात तो तूने बहुत अच्छी कही है बहू, पर मैं अपना बिजनेस तुझे नहीं दे सकती। क्यों माँ जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? यकीन तो है, लेकिन इतना सारा काम तेरे अकेले से हैंडल नहीं होगा। इसीलिए जब तक तू परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक मेरे ही हाथों में रहेगा। पहले तुझे थाली वाले कामों में परफेक्ट होना पड़ेगा, फिर देखूंगी मैं तुझे सारा बिजनेस देने की। कोकिला की बात सुनकर हेतल झूठा मुस्कुरा देती है। वक्त गुजरता चला जाता है, पूरा काम सीख जाती है वो, पर अभी भी कोकिला उसके हाथ 1 रुपए गुजराती थाली बेचने वाला कार्य करवाती है। अब हेतल का पूरा ध्यान इसी बात पर था कि किस तरह से कोकिला को इस काम से दूर किया जाए। ऐसे ही एक दिन जब कोकिला अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी हेतल घर की सीढ़ियों में कुछ कांच रख देती है और छुप जाती है। कोकिला जैसे ही अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आने लगती है, तभी कांच उसके पैर में चुभ जाते हैं और उसका पैर फिसल जाता है और वो पूरी तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी हेतल भाग कर आती है और बोलती है, माँ जी, क्या हुआ? आप गिर कैसे गयी? मुझे नहीं पता मैं कैसे गिर गई। मेरे पैर और कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हे कृष्ण भगवान, ये क्या हो गया? इतना कहकर कोकिला बेहोश हो जाती है। हेतल जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर कोकिला को अस्पताल लेकर जाती है। जिगर भी जल्दी से अस्पताल पहुंचता है और हेतल से कहता है, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? माँ जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे नहीं पता, अभी डॉक्टर आएंगी ना तो बताएंगी। कुछ देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आती है। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? जी देखिए, आपकी माँ के एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से हमने उनके पैर पे प्लास्टर कर दिया है। अब करीबन 7-8 महीने तक उनका चलना फिरना बंद है। आप लोग उनका ख्याल रखिएगा। उन्हें जहाँ कहीं भी जाना हो उन्हें व्हील चेयर पे लेके जाइएगा और उन्हें सहारा दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर हेतल मन ही मन खिले गुलाब की तरह खुश हो जाती है और बोलती है, वाह, क्या सही निशाना लगाया है। अब माँ जी रहेगी घर पर और मैं संभालूंगी 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने वाला बिजनेस। अब तो मैं माला माल होने वाली हूँ। तो तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? आप चिंता मत कीजिए, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। होश में आने के बाद कोकिला को जब पता चलता है कि वो अब चल नहीं सकती, तो वो बहुत निराश हो जाती है। तभी हेतल उन्हें हौसला देते हुए कहती है, माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि आप अपने 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने वाला बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं उसे संभाल लूंगी और बिल्कुल वैसे ही जैसे आप संभालते हैं। आप घर में बैठकर आराम कीजिए। अगले ही दिन हेतल कोकिला की जगह ठेले पर जाना शुरू कर देती है। हर दिन की तरह उस दिन भी दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं और हेतल सभी से बोलती है, अब से कोकिला बहन यहाँ पर आप सभी को 1 रुपए में गुजराती थाली खिलाने के लिए नहीं आएंगी। आज से गुजराती थाली की कीमत 100 रुपए हो गई है।
जो कोई भी 100 रुपए दे सकता है उसे मैं गुजराती थाली बनाकर दे दूंगी। कृपया 1 रुपए लेकर मेरे पास ना आए। हेतल की बात सुनकर सभी कस्टमर आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद काफी लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी जेब में 100 रुपए लिए थे वो गुजराती थाली खाकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है। धीरे धीरे करके हेतल 100 से 150, 150 से 200 पर थाली का दाम ले आती है। अब सारा दिन में कुछ गिने चुने लोग ही गुजराती थाली खाने के लिए आया करते थे। वहीं घर बैठी कोकिला अपने आप से बोलती है, हे भगवान, न जाने मेरी बहू सारी चीजों को कैसे संभाल रही होगी। वो सबको समय पर सारी चीजें दे भी पा रही होगी कि नहीं। कोकिला इतना बोल ही रही होती है कि तभी कोकिला की एक जानकारी विमला, जो कि उसकी एक ग्राहक थी, वो उसके पास आती है और उसे ठेले का सारा हाल सुनाती है कि किस तरह से हेतल ने लोगों से पैसे ऐंठना शुरू कर दिया है। ये सारी बातें सुनकर कोकिला को बहुत दुख पहुंचता है। कोकिला ये सारी बातें जिगर को बताती है। जिगर हेतल की ये सारी बातें सुनकर जिगर गुस्से से तिलमिला उठता है। शाम को जैसे ही हेतल घर आती है तभी कोकिला उससे बोलती है, बहू काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है माँ जी, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप चलाया करती थी। मैं सभी को 1 रुपए में बिल्कुल वैसा ही खाना दे रही हूँ जैसा आप दिया करती थी। और जो जितना मांगता है ना, मैं तो उससे ज्यादा ही देती हूँ। और अब तो पहले से भी ज्यादा लोग आने लगे हैं। सच में माँ जी, आपने ये जो कार्य शुरू किया है, इससे तो बहुत लोगों का भला हो जाता है। कितने गरीबों का पेट भर जाता है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ जो मुझे आपके इस 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने वाले काम में मदद करने का मौका मिला है। हेतल की बात सुनकर जिगर का गुस्सा और बढ़ जाता है। एक जोरदार तमाचा लगाता है और बोलता है, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म आती है कि नहीं आती है? मुझे और माँ को दोनों को सब कुछ सच पता चल चुका है। माँ सबको गुजराती थाली देती थी ताकि सबका पेट भरे, लेकिन तुम तो व्यापार करने में लग गई। अरे शर्म तो आई नहीं तुम्हें, लोगों से उनका अधिकार छीनते हुए। हेतल बेटा, मैं तुझ पर इतना यकीन करके तुझे इतने दिनों तक काम की बागडोर सौंपी थी। मैं इतने दिनों तक काम नहीं बंद कर सकती थी। मुझे लगा कि तू सुधर गई होगी, लेकिन तू तो लालची की लालची ही रही। पहले दिन धन दौलत के चक्कर में मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, और अब तूने ना जाने कितने गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया। हेतल, इतने बुरे काम करके तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। हेतल, तुझ में थोड़ी सी भी अच्छाई नहीं आई। हेतल, अब मुझे नहीं रहना तुम जैसी बदतमीज औरत के साथ। तुम एक कपटी औरत हो जो गरीबों से उनका हक छीनती है। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। दीकरा, ऐसे मत बोल। हेतल ने जो किया वो गलत किया, लेकिन उससे ऐसे अलग मत हो बेटा। ये तेरी पत्नी है, तूने इसे छोड़ दिया तो लोग इसे ताने दे देकर इसे ही मार देंगे। ये बुरी है या बहुत बुरी है, जैसी भी है, इसका ख्याल तो हमें ही रखना है ना। कोकिला की बात सुनकर हेतल को अपने किए पर पछतावा होने लगता है कि इतना बुरा करने के बाद भी उसकी सास ने उसी का साथ दिया। जिसके बाद ही हेतल अपनी सास के आगे हाथ जोड़ती है, माफी मांगती है। कुछ ही दिनों बाद कोकिला का प्लास्टर भी खुल जाता है और वो वापस से अपना 1 रुपए में गुजराती थाली बेचने का काम शुरू करती है और वापस से गरीब लोग, असहाय लोगों का पेट भरना शुरू कर देती है। और साथ ही हेतल भी बिना किसी लालच के अपनी सास का साथ देने लगती है।